नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री लाल शुक्ल की लिखी कहानी इस उम्र में। व्यंग्य के नाम पर, या सच तो यह है कि किसी भी विधा के नाम पर पत्र पत्रिकाओं के लिए जल्दबाजी में आएं बाएं शाएं लिखने का जो चलन है, उसके अंतर्गत कुछ दिन पहले मैंने एक निबंध लिखा था। वह एक पाक्षिक पत्रिका में हास्य व्यंग्य के स्तंभ के लिए था। हल्केपन के बावजूद उसे लिखते लिखते मैं गंभीर हो गया था। बकौल फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गई। यानी इस निबंध से शाएं गायब हो गई थी, सिर्फ आएं बाएं बची थी। आएं बाएं की प्रेरणा शहर के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने दी, जो उतने ही बड़े कवि और कथाकार भी थे, परंतु वास्तव में प्रेरणा उन्होंने नहीं, उनकी मौत ने दी थी। वह एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। 1 सप्ताह तक अस्पताल और घर की सेवा अपसेवा के बीच झूलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे का पता था कि वे ऊंचे दर्जे के विद्वान हैं, पर उनके प्रशंसकों और मित्रों के नाम का उसे पता ना था। इसलिए उसने एक अखबार के दफ्तर को छोड़कर, जो उतना ही गुमनाम था, 2-4 गिने चुने रिश्तेदारों को ही उनके ना रहने की खबर दी और वही 8-10 लोग मिलकर उनका दाह संस्कार कराए। बाद में उनके देहांत की खबर फैली और तब अखबारों में विद्वानों के प्रति समाज की उपेक्षा पर जमकर लिखा गया। यह और बात है कि उनकी मृत्यु और उसके अवसादपूर्ण कारणों पर तब भी ज्यादा नहीं लिखा गया। स्थिति अवसादपूर्ण थी, इसमें शक नहीं, पर मुझ जैसे लेखक को, जो अपने यथार्थ बोध और भावुकता विरोध के लिए विख्यात है, इससे क्या लेना देना। मुझे आएं बाएं यानी हास्य व्यंग्य के लिए ये बहुत वाजिब जान पड़ा और एक दिन मैंने 4 बजे शाम तक छत के ऊपर बने हुए अध्ययन कक्ष में एक टिप्पणी लिख डाली। जो मैंने लिखा वह भविष्य में मरने वालों को संबोधित था। उसका सारांश था, ऊंचे नेताओं, व्यवसायियों, उद्योगपतियों और अफसरों के मरने पर उनकी शव यात्रा में जनसंख्या की कमी नहीं रहती। उनके पीछे अनगिनत संस्थाएं और प्रतिष्ठान भीड़ मुहैया करा देते हैं या खुद भीड़ बन जाते हैं, पर मामूली लोगों, जिनमें लेखक, कलाकार, नट, विट, गायक आदि शामिल हैं, को ये सुविधा नहीं मिलती। उनकी शव यात्रा में चलने वाले इन्हें गिने चुने ही होते हैं। अतः अगर आप चाहते हैं कि आपकी शव यात्रा धूमधाम से संपन्न हो, तो आपको मरने से काफी पहले एक विशेष प्रकार का जनसंपर्क चलाना पड़ेगा, वरना अखबार, टीवी, रेडियो आदि का तो जिक्र ही क्या। आपका पड़ोसी तक आपका यानी आपके मरने का नोटिस ना लेगा और बाद में कहता सुना जाएगा, बड़े अफसोस की बात है, पर क्या बताएं, मुझे पता ही नहीं चला। यह भी याद रखना चाहिए कि भरी पूरी शव यात्रा के लिए बहुत बासी जनसंपर्क काम न देगा। लोग भूल जाते हैं या मरकर एक अजनबी पीढ़ी छोड़ जाते हैं। जनसंपर्क का अभियान अपने मरने से कोई 2 साल पहले चला सके तो अधिक गुणकारी होगा। जनसंपर्क के मैंने कुछ नुस्खे भी सुझाए थे। दूसरों की शव यात्राओं में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना शुरू कर दें। किसी आध्यात्मिक, धार्मिक या सांप्रदायिक संगठन की सदस्यता ले लें। किसी शिक्षा संस्था के प्रबंध मंडल में घुस जाएं। अपनी जाति के किसी ऐसे उद्धार कार्यक्रमों में खप जाएं तो हर जाति में हर वक्त चलते ही रहते हैं, आदि आदि। सारांश यह है कि मुर्दा हालत में अगर आपको भीड़ की दरकार है, तो जिंदा हालत में भी आपको भीड़ से रब्तो-जब्त रखनी पड़ेगी। ऐसा लिख चुकने पर एक बड़े लेखक के साथ जैसा कि होना चाहिए, मैं अपने से कुछ असंतुष्ट और साथ ही
कुछ हद तक आत्ममुग्ध होकर छत पर टहलता रहा। बाद में एक मुंडेर के पास आकर खड़ा हो गया और अपने मकान के सामने से निकलने वाली अति व्यस्त और काफी अस्त व्यस्त सड़क को देखता रहा। तभी सड़क के किसी गड्ढे में किसी गाड़ी के गिरने और उभरने की भड़भड़ भड़ाम सुनाई दी और गाड़ी के ब्रेक की चिहुक भी। इसी के साथ हल्की धूप में एक साया सा उतर आया और गायब हो गया। फाटक पर मेरा नौकर खड़ा था। उसने जोर से आवाज लगाई और सड़क की ओर दौड़ा। एक दुर्घटना हो गई थी। एक बूढ़ा आदमी किसी तेज रफ्तार टेम्पो की चपेट में आ गया था। 7 सवारियों वाली इस तिपैया गाड़ी ने उसे बगली धक्का मारकर उछाला और वे पक्की सड़क से विस्थापित होकर हवा में तैरता सा मेरे घर की 4 दीवारी के पास आ गिरा। तत्काल के सभी दृश्य श्रव्य जो सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े होते हैं एक साथ दिखाई सुनाई देने लगे। बूढ़े के आसपास भीड़ जमा हो गई। टेम्पो का ड्राइवर जो 2-4 सेकंड के लिए रुका था पहले ही गाड़ी भगाता हुआ आंख ओझल हो गया था। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं छत से पुकार रहा था पर दौड़कर नीचे नहीं आ पाया। एक तो भाग दौड़ का तरीका मुझे धीरोदात्त आचरण के विपरीत जान पड़ता है। दूसरी सच तो यह है मुझे दुर्घटनाओं से घबराहट होती है। घायल आदमी को मैं देख नहीं सकता। खून देखते ही मेरा सिर चकराने लगता है। जो ऐसे दृश्यों को आसानी से झेल लेता है वे एक तरह से मानव की आदिम संस्कृति में वापस लौटता है। यह प्रवृत्ति उन उदात्त संस्कारों के विरुद्ध है जो शताब्दियों की सभ्यता ने हम जैसों में परिपुष्ट किए हैं। पर तभी एक विचित्र घटना हुई जिसने मुझे तेजी से नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इसी बीच बहुत संभाल कर बूढ़े को अपने हाथों में ले लिया है और जब मैं उम्मीद कर रहा था कि वे किसी गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले जाएंगे वे उसे उठाकर मेरे फाटक के सामने लाए। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोमलता से फाटक के ठीक आगे लिटा दिया। यह देखकर नीचे से मेरे नौकर ने और छत से मैंने विरोध की आवाज उठाई और मैं तेजी से फाटक के पास पहुंच गया। तब तक वे लोग बूढ़े को फाटक के पास छोड़कर गायब हो गए थे। आसपास 10-11 छोकरे, कुछ औरतें और बूढ़े भर रह गए थे। मुझसे हमदर्दी जताई जाने लगी। कोई अपने से कह रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक चालू और निरर्थक वक्तव्य है जिसे सुनने के लिए कहीं भी आपको लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े के जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। पता नहीं कि बेहोश था या मुर्दा, पर भयानक होते हुए भी यह दृश्य मुझे उतना भयानक नहीं दिखा क्योंकि उसकी देह पर कोई घाव नहीं था, न कहीं खून ही दिखाई दे रहा था। इतना जरूर है कि उसकी पतलून के सामने का हिस्सा गीला था। पर घबराहट मुझे खून से होती है, पानी से नहीं। आप लोग यहीं रुके, मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ, मैंने कहा और कई कदमों को एक में समेटता हुआ मैं अपने सुपरिचित बैठक खाने में आ गया। कुछ सुकून मिला और जाने बूझे माहौल में पुलिस को फोन करते वक्त मुझे ज्यादा उलझन नहीं हुई। कौन कहता है कि पुलिस का कोई भरोसा नहीं। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और 5 मिनट के भीतर ही पुलिस का एक सचल दस्ता मेरे दरवाजे पर हाजिर था। यह और बात है कि जब तक वे आ नहीं गए और नौकर ने मुझे उनके आने की खबर नहीं दे दी, मैं घर के अंदर ही बना रहा। बाहर निकलता भी तो क्या कर लेता। पुलिस के आने से मुझे दोहरी खुशी हुई। एक तो यह कि बूढ़े के बारे में मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई, दूसरी इसलिए कि बची कुची भीड़ और मोहल्ले वालों की नज़र में नीचे ही मेरी साख बढ़ी। उन्होंने देख लिया कि मेरे टेलीफोन घुमाते ही कैसे पूरा पुलिस दस्ता, एक नायब दरोगा, एक हेड कांस्टेबल और 3 सिपाही मेरे दरवाजे पर हैं और बूढ़ा अब भी किसी जिस्मानी हरकत के बिना फाटक के सामने पड़ा था। पुलिस की मौजूदगी का असर देखिए कि जो उसे मेरे फाटक के पास छोड़ गए थे
उनके खिलाफ मेरे मन में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं बची थी। हाँ, बूढ़े के लिए चिंता जरूर थी, पर ये चिंता भी शायद इस एहसास की उपज थी कि पूरी घटना चक्र में मुझे एक महत्व की भूमिका निभानी है। तभी मैंने हेड कांस्टेबल से कहा, कृपया पूछताछ में वक्त न बर्बाद करें। पूछताछ तो बाद में हो सकती है, पहले इसे अस्पताल ले जाएं, क्या पता बच ही जाए। वास्तव में पुलिस ने आते ही बूढ़े की ओर तो बाद में देखा, एकदम से पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई जानता है यह कौन है? इसका नाम क्या है? दुर्घटना कैसे हुई? तुम में से कोई मौके पर था? टेम्पो का नंबर? किसी एक को भी नंबर याद नहीं। तब तुम साले यहाँ कर क्या रहे थे? टेम्पो ने फाटक पर आकर कैसे टक्कर मारी? उधर मारी उस जगह, तो लाश फाटक पर कैसे आ गई? वह कौन हरामी के पिल्ले थे जो इसे फाटक पर खींच लाए? प्रश्नोत्तर काल में घटना की बेहुदगियां जैसे जैसे खुलती जाती, उसी अनुपात से पुलिस वालों की गालियां भी तीखी होती जा रही थी। हैरत की बात कि उन पर मेरी बात से ठंडे पानी का छींटा पड़ा। पता नहीं क्यों वे मुझसे पुलिस की तरह नहीं, सभ्य पुरुषों की तरह बात कर रहे थे। इसका कारण मैं बाद में सोच पाया, शायद इसलिए कि मैं साफ सुथरा कुर्ता और पायजामा पहने था। उनकी निगाह में मेरा अपरिचय इज्जत का हकदार था। क्या पता कोई अज्ञात नायक हो या कोई प्रभामंडित महान खलनायक। नायब दरोगा ने पहली बार मुंह खोला, फिक्र ना करें, बच जाएगा। बूढ़े के मुंह पर पहले ही पानी के छींटे मारे जा चुके थे, कोई नतीजा नहीं निकला था। अब नायब दरोगा से शहद जैसी पाकर हेड कांस्टेबल बूढ़े के निश्चल शरीर के पास आया। उसने बूट की नोक उसकी पसलियों में गड़ाई और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कोई जवाब नहीं। तब पैर छोड़कर उसने हाथ का सहारा लिया, बूढ़े की नाड़ी पकड़ी, कहा, मरा नहीं है। सिपाहियों से उसने कहा, ले चलो रामनगर अस्पताल। सिपाहियों ने अभ्यस्त मुद्रा से भीड़ में खड़े हुए 2 रिक्शे वालों को चुना। उनसे कहा, इसे उठाकर जीप में रखो। सीट पर नहीं, नीचे। अबे नीचे, फर्श पर। जैसे वे अपने गांव का घर, पटाई पर लिया खेत, खलिहान, नीम का पेड़ छोड़कर शहर यही सुनने, यही करने आए थे। उन्होंने यह सुना, यही किया। अभी कुछ आशाप्रद भी होना बाकी था। हेड कांस्टेबल ने फर्श पर पड़े हुए बूढ़े को झिड़क कर कहा, बैठ जा। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। तब उसने बूढ़े को गर्दन का सहारा देकर बैठाया, कहा, बैठा रह। इस बार उसकी पलकों में कुछ हरकत हुई, मुंह से हल्की सी कराह निकली, पर वह हेड कांस्टेबल के हुक्म की तालीम नहीं कर पाया। ढीले जिस्म से फर्श पर पसर गया। रामनगर के अस्पताल मत ले जाइए, वहां की आपात सेवाओं का भरोसा नहीं। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाएं। वहां नायब दरोगा का धीरज जवाब देने लगा। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी, कहा, आप अपना काम कर चुके, अब हमें अपना काम करने दे। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले जीर्णाजीर्ण पर विचार करते हुए शैया त्याग, उषापान, चाय पान, मलमूत्र विसर्जन, दंत धावन, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, समाचार मंथन, प्रातराश, उष्व सूक्ष्म आहार, इन क्रियाओं के बाद मेरे असली कर्म की शुरुआत होनी थी। मरणहीन गद्य की रचना, साहित्य साधना। पर मन में कुछ कुरेद रहा था। लग रहा था कि आज कुछ और करना है। क्या अस्पताल जाकर उस बूढ़े की हालत का पता लगाना ही इस अनमनेपन का अभीष्ट है? हो सकता है। तब फिर क्या मेरा अस्पताल जाना जरूरी नहीं है? है भी और नहीं भी। है इसलिए कि अगर वे जिंदा हो तो उसकी कुछ ज़रूरतें हों तो अपने साधन और सामर्थ्य को नज़रअंदाज किए बिना उनकी पूर्ति की जा सके। उधर नहीं भी कि पीछे भी कई तर्क थे। एक घटना थी, खत्म हुई, अब मुझे हिलगे रहने की क्या ज़रूरत? फिर बिला वजह एक अजनबी आदमी का हालचाल लेने के लिए
अस्पतालों के वैरपूर्ण वातावरण में चक्कर काटना क्या नाटकीय न लगेगा? पर नाटकीय ने ही फैसला कर दिया। मैं नाटकीयता के खिलाफ हूं, पर कोई मेरे किसी कार्य को नाटकीय समझे या अखबारों में उसे नाटकीय बनाकर प्रस्तुत करे तो क्या नाटकीयता के आरोप से भयभीत होकर मुझे उससे विरत हो जाना चाहिए? खास तौर से तब जबकि मैं शुद्ध मानवीय भावना से प्रेरित होकर कुछ करने जा रहा हूं। मैं जानता था कि पुलिस बूढ़े को मेडिकल कॉलेज नहीं ले जाएगी, इसलिए मैं रामनगर अस्पताल गया। वहां काफी देर मेरे मरीज का पता नहीं चला। जिसका कोई नाम नहीं, उसका पता कैसा? फिर कल सारे डॉक्टर हड़ताल पर थे। किसी दूसरे अस्पताल में किसी मरीज ने किसी डॉक्टर को झापड़ मार दिया था। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। न जवाबी तौर पर कोई मरीज को पीटने के लिए आगे बढ़ा था। प्रशासन तटस्थ रहा था। कानून तोड़ा गया है तो कानून खुद अपना रास्ता तय करेगा के सिद्धांत के अंतर्गत ये हड़ताल उसी गतिरोध के खिलाफ सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में एक दिन के लिए थी। आज डॉक्टरों की हड़ताल नहीं थी, फिर भी रामनगर अस्पताल में हड़ताल का खुमार बाकी था। अधिकांश डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आए थे। मैं पूछता रहा। एक बूढ़ा इमरजेंसी में लाया गया था। दुर्घटना का मामला था। उसे पुलिस लाई थी। अब कैसा है, कहाँ है, किस वार्ड में या शवगृह में? बड़ी दौड़ धूप और पूछताछ के बाद एक नर्स ने बताया, ना वे किसी वार्ड में है ना शवगृह में। नर्स ने कहा, वे उसे कल यहाँ इमरजेंसी में लाए थे। मैंने कहा कि सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज को भर्ती नहीं किया जा सकता। पुलिस वाले बोले ठीक है। इसके बाद वे खुद मरीज को स्ट्रेचर पर लादकर अंदर लाए। इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर डाल दिया। दरोगा ने मुझसे कहा, सॉरी सिस्टर, हम कुछ नहीं कर सकते। जो करना है तुम खुद करो। एक मोटर ने इसे उछालकर सड़क के किनारे फेंक दिया था। पता नहीं कितनी चोट आई है, पर इतना तय है कि अभी उसकी सांस चल रही है। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही वे गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए। मैं उनके मरीज का नाम और पता भी नहीं पूछ सकी। मैंने नर्स को समझाया कि वे पूछ लेती, तब भी कोई नतीजा ना निकलता। मैंने मरीज को अपने हिसाब से जांचा परखा। लगा कि कोई खास चोट नहीं है, सदमा भर है। पर बिना डॉक्टरी जांच पड़ताल के ऐसी राय बना लेना भी खतरे का काम है। हो सकता है कि उसके दिमाग में अंदरूनी चोट आई हो, भीतर ही भीतर खून बह रहा हो। वैसे डॉक्टर होते तब भी यह जानने में दिक्कत आती। यहाँ ना कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, न न्यूरो सर्जन, कैट स्कैन की मशीन भी नहीं। धीरे धीरे उसने कराना शुरू किया। आधी रात होते होते वे पूरी तौर से होश में आ गया था। उसने चाय मांगी। मैं खुद चाय पी रही थी। कहीं और से चाय मिलनी मुश्किल थी। मैंने अपने प्याले से ही कुछ घूंट निकालकर उसे दिए। उसने पिया, कहा थैंक यू और सो गया। मैं भी सो गई। बहुत सवेरे देखा उसकी चारपाई खाली थी। वह जा चुका था। नर्स ने आंखें फैलाकर कहा, उसने बड़े जोखिम का काम किया है। श्रेष्ठता की कसौटी को लेकर हमारे साहित्य में रचनाकारों और आलोचकों के 2-3 बड़े मजबूत और सुपरिचित खेमे हैं। इनकी मान्यताएं और दृष्टियां अत्यंत सुपरिभाषित हैं और अपने को एक दूसरे से भिन्न मानने में ही उनकी सैद्धांतिक सार्थकता समझी जाती है। पर एक मामले में दोनों खेमों के सदस्य एक जैसे हैं। वे एक और भावुकता विरोध को एक स्वतः सिद्ध मूल्य मानते हैं और दूसरी ओर अकेले में सभी भावुक होने की अपार क्षमता दिखा सकते हैं। सब नहीं तो अधिकांश। उन्हीं अधिकांश में एक मैं भी हूँ। तभी उस बूढ़े के प्रसंग को बहुत कोशिश करके भी दिमाग से खारिज नहीं कर पा रहा था। फाटक पर करवट के बल पड़ा हुआ उसका निश्चेष्ट शरीर, जिसे बुढ़ापे ने सब तरफ से बर्बाद कर रखा था। दूर दूर पड़ी रबड़ की 2 घिसी चप्पलें, सामने से गीली मटमैली पतलून, सब कुछ दयनीय होते हुए भी मेरी कल्पना में से किसी प्रेत छाया के से आतंक के साथ मौजूद थी। मैं यह भी सोचा करता था कि
कि वे अस्पताल से घिसट कर बाहर आ गया है और सड़क के किनारे किसी झाड़ी में पड़ा हुआ दम तोड़ चुका है या तोड़ रहा है। मेरा मन व्याकुल था। 2 दिन व्याकुल रहा। तीसरे दिन भावुकता चुकने लगी। चौथे दिन चुक गई। आहार, निद्रा, भय आदि में जिंदगी की सहजता लौटने लगी। तभी 5वें दिन जब मैं अपने फाटक पर खड़ा हुआ, सामने सवारियों और पैदल राहगीरों के निरंकुश आवागमन को देख रहा था, मैंने सड़क पर उस बूढ़े को एंडे बेंडे चलते हुए पाया। वह मेरे सामने से निकला जा रहा था। वह पिए हुए हो सकता था, पर मुझे न जाने क्यों यकीन था कि था नहीं, पर बदहाल तो था ही। फिर भी मैंने राहत की सांस ली। वह जिंदा था, पर क्या वह सचमुच ही जिंदा था? सड़क पर वह आदमी की तरह नहीं, उसकी छाया की तरह बढ़ रहा था। लगता था कि कदम कदम पर वह फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आगे की ओर बढ़ते हुए भी। कभी कभी जान पड़ता कि वह बढ़ नहीं रहा है, किसी दायरे में घूम रहा है। सचमुच वही था या मेरा दृष्टि छल था? बारिश हो जाने से सड़क की पटरियों पर कीचड़ और सड़क पर पानी की इफारत थी, क्योंकि किनारे पर नालियां ना होने से पानी बरसने पर सड़क की नाली का काम देती थी। फिर टूट फूट और गड्ढे भी थे। मैं बुड्ढे को देखता रहा। मैं जानता था कि वे चल रहा है, पर ऐसा नहीं लगता था कि उसका कोई गंतव्य है। उसका समूचा शरीर एक निरुद्देश्य हरकत बनकर रह गया था। मैंने उससे कुछ कहना चाहा, पर तब तक वह आगे निकल चुका था और मैं सोच भी नहीं पाया था कि चाहूं तो उससे क्या कहूं। बादलों भरी शाम के धुंधलके में अराजक यातायात से बेखबर वह लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। उसके आगे पीछे दाएं बाएं साइकिलों, रिक्शों, स्कूटरों, मोटरों, सभी तरह की सवारियों का जोर था, शोर था, और सभी असंभव रफ्तार से जाती हुई दिख रही थी। मैंने सोचा, ये सचमुच ही उनसे बेखबर है या उन्हें अपने ऊपर हमला करने की चुनौती दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि वे सचमुच उन्हें ललकार रहा हो, कह रहा हो कि शहर की सारी सवारियों, टेम्पो वालों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, मारुतियों, आओ, मैं तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हूं, मुझे कुचलो। इतनी कल्पना कर चुकने पर मैं आत्मनिरीक्षण करने लगा। इस आदमी में ऐसा क्या है जो ये मुझे अप्रासंगिक दिखने लगा? उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे उसे मैं आत्मध्वंस की ओर मन ही मन ठेल रहा हूं। उसके लिए जिंदगी के कुचक्र जैसे चुस्त शब्दों का आविष्कार कर रहा हूं। अगली बार जब वे मुझे सड़क पर दिखाई दिया, मैं पहले से सतर्क था। जैसे ही वह सामने से निकला, मैंने कहा, सुनिए। आज सड़क धूप में थी। शरतकालीन वनस्पतियां चमक रही थी। मौसम एक साथ कुछ कर्कश, कुछ कमनीय हो रहा था। वे पहले की ही तरह चल रहा था, थोड़े से इस फर्क के साथ कि पैर लड़खड़ाने के बजाय घिसट रहे थे। मैंने उसे दोबारा पुकारा, आपसे? हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ श्रीमान, जरा इधर आइए। एक स्कूटर उसे लगभग छूता हुआ निकल गया। बेखबर वह अपनी जगह खड़ा हो गया था। धीरे से उसने अपने पूरे शरीर को मोड़ा। ये काम सिर्फ सिर घुमाकर भी हो सकता था, और मिचमिची आंखों से मेरी ओर देखा। इतना कांतिहीन चेहरा, इतनी निस्तेज आंखें शायद ही मैंने कभी देखी हों। मुझे लगा कि उसकी निगाह मुझे टटोल नहीं पाई है, इसलिए मैंने फिर दोहराया, इधर आइए, फाटक की तरफ। धीरे धीरे, शायद आवाज की डोर पकड़े हुए, वे मेरी ओर बढ़ा। आंखें मिचमिचाकर मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, उस दिन तुमको ज्यादा चोट तो नहीं आई? वह सोचता रहा। बोला, किस दिन? जिस दिन तुमको इसी फाटक पर किसी टेम्पो ने धक्का मारा था। वे सर लटकाए खड़ा रहा। बहुत सोचकर बोला,
नर्स बहुत अच्छी थी। उसने मुझे चाय पिलाई थी। यानी इसे दुर्घटना, बेहोशी, पुलिस, इमरजेंसी कुछ भी याद नहीं। याद है तो सिर्फ नर्स की जिजीविषा का क्या कुल मिलाकर यही अर्थ है। मुझे मजाक सूझा। पूछा, कैसी थी, काली या गोरी? उसने हताश स्वर में कहा, पता नहीं, मैं देख नहीं सकता था। मेरा चश्मा खो गया है। उसी दिन खो गया था। मुझे देख पा रहे हैं? धब्बे जैसा। उसने फिर कहा, मेरा चश्मा खो गया है। अपने को धब्बा कहा जाना मुझे रुचा नहीं, पर उस स्थिति में उसे वहीं छोड़ दिया। चश्मे के बिना सड़क पर चलते डर नहीं लगता? उसने धीरे से दाएं बाएं सिर हिलाया। कहा, अब इस उम्र में किस बात का डर? मौत का, मैं कह सकता था, पर कहा नहीं। वह ऐसा डर है जिससे मैं खुद आतंकित हूँ। अचानक मैंने तय किया कि इस गरीब की मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। इसे अपनी कार से इसके घर छोड़ाऊंगा। तय किया और अपने आप पर हंसा भी। मुझे अपने लघु निबंध, अपनी शव यात्रा में भीड़ जुटाने के नुस्खे की याद आ गई थी। मुझे लगा कि अनजाने ही मैं अपनी शव यात्रा के लिए एक रंग रूट की भर्ती करने जा रहा हूँ, भले ही अपनी उम्र के हिसाब से वे इसके काबिल ना हो। अपने आप पर हंसी आई, फिर बड़े अनमनेपन का एहसास हुआ। पूछा, तुम कहाँ रहते हो? जवाब में उसने एक फैशनेबल इलाके का नाम लिया जो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर होगा। मैंने पूछा, मकान आपका ही है? अपने आप मेरे मुंह से उसके लिए तुम की जगह आप निकल आया था। उसने कुछ देर विचार किया। कहा, था, अब मेरे बेटे का है। मैंने कहा, आपको चश्मे के बिना सड़क पर नहीं चलना चाहिए। रुकिए, मैं आपको कार से घर पहुंचाए देता हूँ। बेकार है, वे बुदबुदाया। मैंने जोर देकर कहा, रुकिए। गाड़ी निकालते समय मैंने नौकर से कहा, पहचाना, ये वही बूढ़ा है, उस दिन के एक्सीडेंट वाला। इसका चश्मा खो गया है। नौकर बोला, चश्मा मैंने अपनी कोठरी में रख लिया है। पुलिस के जाने के बाद मुझे 4 दीवारी के पास पड़ा मिला था, अभी लाया। कहकर वे कोठरी से चश्मा ले आया। दरअसल ये चश्मे का फ्रेम भर था, शीशे नदारद थे। नौकर ने बताया कि शीशे टूटकर वहीं कहीं गिर गए होंगे। बूढ़ा कसमसा रहा था, पर किसी तरह उसे गाड़ी की पिछली सीट में बैठा दिया गया था। नौकर ने उसे चश्मे का फ्रेम दिया तो उसने इनकार में सिर हिलाया। बुदबुदाकर बोला, बेकार है, फ्रेम घिसा हुआ था, पर सस्ते किस्म का ना था। मैंने समझाया, रख लीजिए, इसमें दूसरे शीशे लग जाएंगे। फिर भी वे इनकार में सिर हिलाता रहा। नौकर ने फ्रेम उसकी जेब में ठूसा, तब भी उसका सिर हिल रहा था। रास्ते भर वे खामोश रहे। एक कारण यह भी था कि हम आगे पीछे अलग अलग सीटों पर थे। कुछ मिनटों बाद मैंने उसे उसके मकान के सामने उतारा। अच्छा खासा साफ सुथरा, किसी पेंट कंपनी के विज्ञापन जैसा मकान था। सामने पतली सड़क थी, उसके दूसरी ओर पार्क था। मैंने उसे गाड़ी से हाथ पकड़कर उतारा। वैसे उसे छूना अच्छा नहीं लगा। बुढ़ा कुछ देर फाटक पर खड़ा रहा, फिर आंखें मिच मिच करते हुए वह मुड़ा और पार्क की ओर चलने को हुआ। उसके कदमों में पहले जैसा ही अनिश्चय, वैसी ही दिशाहीनता थी। सड़क के दूसरी ओर पार्क से सटा हुआ आम का बड़ा पेड़ था। उसके तने को घेर कर 3 और चबूतरा बना दिया गया था। चौथी ओर पार्क की रेलिंग थी। चबूतरे पर एक मटमैली आराम कुर्सी पड़ी थी। एक पुराने ढंग की लोहे वाली सीधी कुर्सी भी थी। जब वह मुड़ रहा था, मैंने उसे टोका, यही आपका मकान है ना? उसने स्वीकार में सिर हिलाया। तब अंदर चलें? उसने दाएं बाएं सिर हिलाते हुए कंधे से फाटक की ओर इशारा किया। देख नहीं रहे हैं? फाटक पर अंग्रेजी
और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था, कुत्ते से सावधान। मैंने हैरत से पूछा, आप यहीं रहते हैं, फिर भी घर का कुत्ता आपको नहीं पहचानता? नहीं, कहकर वह रुका, फिर बोला, पर मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, फिर भी यहाँ आपका बेटा है, बहू है ना? पर फाटक के पास कुत्ता ही होगा। वे नहीं। मैंने उसके ध्वस्त चेहरे की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि मैं किसी अपड़ से बात नहीं कर रहा। विडंबना के विषय में उसका दिमाग काफ़ी सजग है। मेरा रुकना जरूरी ना था, फिर भी मैं रुका रहा। बूढ़ा पेड़ की छां में आराम कुर्सी पर पसर गया था। मैं लोहे की कुर्सी पर बैठा था। बीच में असहज खामोशी थी। धीरे से उसने चश्मे का फ्रेम जेब से निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, कहा, मेरे लिए बेकार है। पर चश्मा तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसने सिर हिलाया। नहीं, इस उम्र में। वे ठीक कहते हैं, बेकार रुपया फूकने से क्या फ़ायदा, बच्चों के काम आएगा। मेरे 2 पोते भी हैं। कुछ कहना चाहिए था, पर मुझे कुछ कहने को नहीं सूझा। लगा उसकी बात पूरी नहीं हुई है, वह खुल रहा है। वे रुक रुक कर कहता रहा, चश्मे की ही बात नहीं, आंत उतर आती है, हर्निया, प्रोस्टेट भी शायद बड़ा है, पता नहीं, ऑपरेशन नहीं कराया, पता नहीं, ऑपरेशन नहीं कराया, झमेला है। इस उम्र में सोचा, जो हजारों रुपए उस पर बेमतलब फूकते, वही बच्चों के काम आएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे झटका सा लगा था। इस प्रतिक्रिया से वह अछूता रहा। कुछ देर बाद बोला, आप क्या करते हैं? लिखता हूँ। शायद इसे पचाने में उसे कुछ समय लगा। लगभग मिनट भर बाद वह बोला, मैं भी लिखता था। 45 साल लिखा, हजारों लाखों फाइलों पर लिखा। मैं एजी के दफ्तर में था। मैंने कुछ सफाई देनी चाही, कुछ सूचना भी, पर चुप रहा। बाद में कुछ कहने भर के लिए कहा, तब तो आपको पेंशन मिलती होगी, उसका कुछ हिस्सा आपको अपनी देखभाल में लगाना चाहिए। वह बुदबुदाया, इस उम्र में सब कुछ बेकार सा है, पर बच्चों के लिए, मेरे लिए ये अब असह्य हो गया। बोला, आप बार बार इस उम्र में क्या रट रहे हैं? इस उम्र में आप बहुत कुछ करने की सोच सकते हैं। आप अपने को अपने लिए, पूरे समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। आपने अपने को बनाया है। जी। मैं आंखें फैलाकर उस निस्तेज चेहरे को देखने लगा। आपने खुद अपने आप को उपयोगी बनाया है। उसने झिझकते हुए अपनी बात दोहराई। उसकी आंखें अब भी मिचमिच कर रही थी, पर मैं सक पका गया था। अपने आप मेरी निगाह ऊपर की ओर उठ गई। प्रकाश की किरणें घनी पत्तियों से छनकर चबूतरे पर गिर रही थी। चमकदार आकाश टुकड़े टुकड़े होकर उनके बीच से झांक रहा था। उस ओर देखते ही मेरी आंखों के आगे काले काले धब्बे तैरने लगे। उनमें मुझे उस बूढ़े की खंड खंड छायाकृतियां उभरती मिटती सी जान पड़ी। हर खंड में उसका विकृत चेहरा था, जो ऊपर से ऊंची आवाज में मेरे खिलाफ कोई अभियोग पत्र पढ़ रहा था। धूप छांव की भ्रांतियां, उसकी संतानें मुझे चारों ओर से काले सफ़ेद सचल धब्बों की शक्लों में घेरे हुए थी। वे बनती थी, मिटती थी, फिर बनती थी। मैंने मजबूती से आंखें मूंदी खोली, मूंदी खोली। सर झटक कर यथार्थ के एक चबूतरे पर लौटा, जहां कोई गलित पलित बूढ़ा मेरे सामने पसरा पड़ा था। तब मुझे याद आया, इसने मुझे भी एक धब्बे जैसा देखा था। कुछ आतंकित, पर अपनी आवाज को काबू में रखते हुए मैंने कहा,
आपकी बात में समझा नहीं। उसमें समझने को कुछ नहीं है। कुछ उपयोगी बनने की बात थी। आप मुझसे कुछ कह रहे थे, वही मैं आपसे कह रहा था। वे चुप हो गया। सन्नाटा था। कोई चिड़िया तक नहीं बोल रही थी। भीतर बाहर सब ओर सब तरह का सन्नाटा था। उसने कहा, मेरे साथ जो होगा सो होगा, पर आप अभी अधेड़ हैं। आपके पास बहुत वक्त है, या बहुत कम। मैंने सोचा। बोलते बोलते वे अचानक थम गया। परेशान करने वाली बात यह थी कि उसकी आवाज़ में अभियोग की छाया तक न थी। वे एक दीर्घ सिसकी जैसी थी। चश्मे का फ्रेम वह अब भी हाथ में लिए था। उसे मैंने एक बार फिर उसकी जेब में रख दिया। धीरे से उठकर चला आया। मैं गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज रफ्तार से ले आया, जैसे इस तरह बचाए गए पलों को कोई खास उपयोग करना चाहता हूँ। जैसे इस तरह बचाए गए पलों का कोई खास उपयोग करना चाहता हूँ। अजीब सा लग रहा था। कुछ देर के लिए बची हुई जिंदगी का हर एक पल सचमुच कीमती बन गया, जिसके सही उपयोग की जरूरत मैंने तीव्रता से महसूस की। पर ऐसा कैसे किया जाए, इसका जवाब न सूझा। जो सूझा वह यह था कि शाम को मैंने पत्रिका के संपादक को फ़ोन किया। अपनी शव यात्रा में भीड़ जुटाने के नुस्खे नामक लेख, जिसे मैंने बहुत हास्यपूर्ण समझा था, अब बड़ा हास्यपद, लगभग दयनीय लग रहा था। कैसी विडंबना है कि दूसरों की आलोचना करते हुए भी खुद अपने जीवन के क्षणों को किसी श्रेष्ठतर उद्देश्य के लिए समर्पित करने की जरूरत मुझे आज तक नहीं अखरी। इसके बजाय, मजाक में ही सही, मैं दूसरों को सलाह दे रहा हूँ कि विराट संभावना वाले इस जीवन के बचे कुचे समय को निर्कृष्टता के दलदल में धंस जाने दो। उन्हें अपनी भावी शव यात्रा की तैयारी में खपा दो। ऊपर अब आकाश के खंड और छाया प्रकाश के चौंधियाने वाले धब्बे ना थे। खुला नीला आकाश था, पर मुझे लगा कि मैं किसी कोठरी में बंद हूँ। वहाँ बरसों से, शताब्दियों से बंद रहा हूँ, और कोठरी की छत अब धीरे धीरे नीचे होती जा रही है। मैंने संपादक से अपनी शव यात्रा में भीड़ जुटाने के नुस्खे तुरंत वापस करने का अनुरोध किया, पर वह उल्लसित था। मेरी बात खत्म होने के पहले ही उसने कहना शुरू किया, कमाल की चीज लिखी है आपने भाई साहब। आपका लेख तो छपने चला गया, छप चुका होगा। वाह, ऐसी चीज आप ही लिख सकते थे। चालू आलोचना में आजकल प्रशंसा के जो चालू शब्द हैं, उन सभी के प्रयोग के साथ मेरी रोक टोक को पूरी तौर से नज़रअंदाज करते हुए वे कोई रटा हुआ संवाद जैसे बोलता रहा। मौत जैसी भयावह स्थिति तक को सामाजिक यथार्थ के शीशे में उतारकर परिहास के आवरण में आपने जो संवेदनशीलता दिखाई है और जीवन के जिन सरोकारों से मुठभेड़ की है, वाह, प्लीज कोई ऐसी ही रचना दो सप्ताह में। फोन मैंने रख दिया, पर कानों में सैकड़ों ध्वनियां, विस्तारकों का निरर्थक शोर अब भी लगातार गूंज रहा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।